नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। साथ ही सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राज्यसभा में सदन के नेता का दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम धामी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के स्थानीय उत्पाद भी गिफ्ट किए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा की। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की गई। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से कार्यों की पूरी जानकारी ली। तभी गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि डीडी हाट में जब तक सैनिक कल्याण कार्यालय का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अस्थायी तौर पर डीडी हाट के सैनिक विश्राम गृह में कार्यालय संचालित किया जाए और उन्होंने अधिकारियों को शहीद आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की पेंडिंग कार्यों को 1 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही बता दें कि कार्यों को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों के साथ कार्यों में तेजी लाने की भी हिदायत दी गई। सैन्य धाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी कल्पना और धामी सरकार का संकल्प है। उसकी प्रोग्रेस वो मैं लगातार लेते रहता हूं, उसकी समीक्षा उसमें की जाएगी। साथ ही जो सैनिकों के लिए हमारी सरकार ने जो योजनाएं लागू की उसका क्रियान्वयन धरातल पर कितना हो रहा है। धामी सरकार ने संकल्प लिया है कि जो देश की सीमा पर जवान शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को, चाहे वो सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसको नौकरी देने का हमारी सरकार करेगी। और आचार संहिता से पहले 26 लोगों को हम उसके माध्यम से सरकारी नौकरी दे चुके हैं। उसका आगे की क्या प्रगति है। इसी प्रकार पहले पूर्व में जो शहीद द्वार बनते थे, जो स्मारक होते थे, वो संस्कृति विभाग के माध्यम से बनते थे। धामी जी ने इसको में बदलाव करके, क्योंकि उसमें काफी समय लग जाता है, सैनिक कल्याण विभाग इस काम को करेगा। उन द्वारों की समीक्षा, क्योंकि यहां पर लगातार हमारे जवान देश की सीमा पर शहीद होते हैं और सरकार का जियो है कि वहां पर उनके विद्यालयों का नाम, सड़क का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाए, उनके नाम पर उनके परिवार की मांग के अनुरूप शहीद द्वार बनाया जाए। खबर देहरादून से है, जहां हिमालयन कल्चर सेंटर में एलन इंस्टीट्यूट ने शौर्य वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारजनों और उनकी वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह, शॉल और 11,000 रुपए के चेक बांटकर उन्हें सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन नवीन महेश्वरी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज उन वीर माताओं को, वीर नारियों को, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको सम्मानित करने का आयोजन यहाँ पर किया गया। वास्तव में सराहनीय। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, उनके सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। उन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो लगभग बनकर पूर्ण हो गया है। चमोली जनपद के जोशीमठ शहर पर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि मानसून सीजन आता देख स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जोशीमठ में जर्जर भवन दरकने का डर अभी से सताने लगा है। जबकि वैज्ञानिकों की सलाह के बाद भी 1 साल गुजर जाने के बाद जोशीमठ में ड्रेनेज को लेकर कोई काम नहीं हुआ। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते सैकड़ों घरों में दरारें आने से लोगों की छत छिनने लगी थी। केंद्र और राज्य के सहयोग से कई जांच एजेंसियों ने जोशीमठ पर काम किया, लेकिन 1 साल के बाद भी जोशीमठ की हालत जस की तस बनी हुई है।
देखिए लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को हमने उनको जो भी मुआवजा था हमने दे दिया था, तो उनका तो घर खाली करा दिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि रियली में डैमेज था, इसमें रहना खतरनाक हो सकता था, उस सबको मुआवजा दे दिया गया था और उनको खाली भी करा दिया गया था। दूसरा, उसके अलावा जो घरें हैं उसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। अगर कहीं पर हुआ तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर कहीं पर उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता है, जो 15 घर तो हमने वहाँ बनाए हुए हैं घाट में प्रीफैब का, जो भी खाली है, तो वहाँ भी एक हमने व्यवस्था किया हुआ अल्टरनेटिव की, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ कर सकते हैं। और कहीं जरूरत पड़ती है कहीं पर होटल में रखने का या तो वी आर रेडी सर्कमस्टेंसेस के लिए। कि जब जोशीमठ में आपदा आई थी तब भी हमारी प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से भरसक प्रयत्न किया था कि किसी प्रकार से जान माल की हानि वहां पर नहीं हुई। तो ये दिखाता है और दर्शाता है कि हम लोग अपनी जनता के प्रति कितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी सजग रहती है, और केंद्र सरकार का भी उस समय भरपूर सहयोग जोशीमठ को मिला था। और अभी भी मानसून सत्र शुरू होते समय ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से जनता को किसी चीज का सामना, परेशानी का सामना न करना पड़े, और जेसीबी जगह जगह पर प्रमुख स्थानों पर खड़ी रहे, और एक दूसरा रास्ता भी तैनात रखा जाए जिससे कि कोई अगर परेशानी की स्थिति आए, कोई भूस्खलन जैसी स्थिति को देखने को मिले तो यात्री और लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करें। और जहां तक दरारें भरने की बात है जोशीमठ की, तो वहां पर पूरा कार्य किया जा चुका है लगभग, और जो थोड़ा बहुत कार्य रह चुका है उसको भी हमारी सरकार लगी है। जोशीमठ आपदा को लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले वहां मकानों में जो है दरारें आई थी। लगातार जनता पहले से ही सरकार को जगाने और चेताने के लिए आंदोलन कर रही थी, लेकिन समय पे तब भी सरकार नहीं जागी। और अब भी 2 साल से सरकार जो है लोगों को पुनर्वास का भरोसा दे रही है, मुआवजे का भरोसा दे रही है, लेकिन न तो उनके पुनर्वास की कोई योजना बता रही है, न जो है उनको मुआवजा ही दे रही है। लोग अंधकार में हैं, भय में हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। अभी देखिए ड्रेनेज की व्यवस्था वहां पर नहीं सुधरी, जो मकानों में दरारें हैं वो ज्यों की त्यों हैं, और लोग मजबूरी में उन दरार वाले भवनों में ही रहने के लिए जो है विवश है, क्योंकि सरकार ने तो उनके आवास और पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की है, मुआवजा भी नहीं दिया है, और जो है लोगों को फिर से जो है आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मैंगलोर में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार जिले के विधायक प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून स्थित निर्वाचन आयोग में पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। वहीं उन्होंने हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों की गाड़ी से रुपए और शराब बांटने का आरोप भी लगाया है, जिस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव की कार्रवाई करने का आश्वासन कांग्रेस को दिया है। विधायक गणों के साथ उसमें रवि बहादुर थे, हमारे सीनियर विधायक आदरणीय फुरकान जी थे, उसमें वीरेंद्र जाति जी थे, ममता राकेश जी थी, अनुपमा जी थी, और हमारे सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें रहे। हमने डिमांड की है कि ये निष्पक्ष चुनाव हो। 2 दिन का प्रवास मेरा बद्रीनाथ का था और 2 दिन का प्रवास मेरा अभी मंगलौर का रहा। एक चीज कॉमन देखने को आई है कि हरियाणा की, राजस्थान की, दिल्ली की गाड़ियां घूम रही हैं बहुत बड़ी संख्या में, और आम आदमी की गाड़ियां चेक की जा रही हैं, प्रेस की गाड़ियां चेक की जा रही हैं, कांग्रेस के लोगों की गाड़ियां चेक की जा रही हैं, लेकिन जो हरियाणा, राजस्थान नंबर की या दिल्ली नंबर की गाड़ियां और जिनमें गोल स्टिकर लगा है, उसकी एक विशेष पहचान है, गोल स्टिकर है भारतीय जनता पार्टी का, उनको प्रशासन और पुलिस उन गाड़ियों को चेक नहीं कर रहा। खबर रुड़की से, जहां मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के नारसन में कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे यतीश्वरानंद स्वामी ने कहा कि इस बार मैंगलोर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। की आशाओं पे खरा उतरूंगा, इनकी जो इच्छा है उन पे खरा उतरूंगा। मंगलौर में कोई कमी नहीं रहेगी। पहला काम, पहली नौकरी 1000 भाइयों को, बच्चों को, और वो भी पहले देखे जाएंगे जो ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए जिसका गुजारा नहीं हो रहा है उसको पहले नौकरी दिलाएंगे।
उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर धामी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धामी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान महिलाओं के साथ रेप की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन कहीं दिखाई दे रहा है, ना ही महिला और बाल विकास मंत्री कहीं नजर आ रही है। हरिद्वार की घटना में 2 भाजपा नेताओं का नाम रेप मामले में सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में नाबालिग के साथ रेप मामले पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने दुष्कर्म के आरोपी नेता आदित्य राज सैनी को पार्टी से निकाल दिया है। आदित्य राज सैनी बीजेपी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में महिला अपराध दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और महिला अपराध से भी आगे बढ़कर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए हमारी आज की प्रेस वार्ता थी। अगर हम आज की ही खबरों पर नजर दौड़ाएं तो हरिद्वार के बहादुराबाद में एक नाबालिग बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया बल्कि उसकी जघन्य और नृशंस हत्या कर दी गई और इसके तार जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। इसमें भाजपा के प्रधानपति अमित सैनी और ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्य राज सैनी का नाम आ रहा है, जिनके खिलाफ परिजनों ने तहरीर दी है कि उन्होंने कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मैंगलोर उपचुनाव और जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर विपक्ष के विधायकों ने डीएम से मुलाकात की। विधायकों में कांग्रेस की ममता, राजेश, फुरकान अली, अनुपमा रावत, रवि बहादुर और बसपा के शहजाद शामिल रहे। विधायकों ने अपनी समस्या को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खबर ऋषिकेश से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के मौके पर पुलिस ने रैली निकालकर जागरूक किया है। रैली में लोगों को नशे के दुष्परिणाम की जानकारी देने के लिए पुलिस ने पहल की है। नरेंद्र नगर की सीओ अस्मिता ममगाई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान युवाओं को नशा नहीं करने के लिए शपथ दिलाई गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन जो है हमारा चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत आज टिहरी पुलिस द्वारा एक पब्लिक में अवेयरनेस की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बाइक और स्कूटी रैली हमारे द्वारा निकाली जा रही है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है और म्यूजिक के द्वारा यहाँ पे पब्लिक को जो है अवेयर किया जा रहा है। और हम इसके बाद रैली कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक शपथ लेंगे कि हम ना ही हम कभी ड्रग्स का सेवन करेंगे और पब्लिक में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम उसको उन लोगों को इस सब चीजों से दूर रख सकें। उत्तराखंड पुलिस में 31 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे, इसको लेकर नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है। जून के आदेश के बाद गहरी सांस लेकर अपने को सेफ मान चुके अधिकारियों और कर्मचारियों को इस नए आदेश से जोर का झटका लगा है। दरअसल 22 जून के आदेश के अनुसार केवल अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन मंथन के बाद अब उस आदेश को संशोधित कर दिया गया है। अब ऐसे में नए आदेश के बाद कई धुरंधरों की सांसें एक बार फिर से हलक में अटक गई है, जो बार बार गेटिंग के बल पर मनचाही जगह अपनी पोस्टिंग करवाने में कामयाब हो जाते थे। देहरादून जिला प्रशासन के द्वारा हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों ने पेड़ लगाने के लिए कॉल किए हैं, जिनमें ज्यादातर क्षेत्र सड़क का है। वहीं कई जगह निजी क्षेत्र भी हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पेड़ लगाने और पेड़ की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई जा रही है। वहीं डीएम सोनिका ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि हरित देहरादून बनाने के लिए जिला प्रशासन की एक मुहिम से जुड़ें। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब लोग संकल्प लें कि पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। हमारे पास अभी करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ज्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें मुझे है और कुछ प्राइवेट एरियाज भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने
करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं, और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है, जो जिसने ये डिमांड रेज की है, उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी के लिए गैप स्टडी की योजना बना रहा है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य चिकित्सालयों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा अवधि की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने को राज्य कैबिनेट को अपनी मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, खासकर पर्वतीय जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की काफी कमी है। पर्वतीय जिलों में डॉक्टरों की कमी के कारण आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए सेवा विस्तार का जहां इशू है वहां 60 से 65 साल कर दिया है, और प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हम अभी फिलहाल जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट अभी आधा जो है हमारा शॉर्टेज है। 1262 पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट के, जिसमें से 587 कार्यरत हैं और 654 पोस्ट अभी फिलहाल अभी जो है खाली है। और अगर जो बॉन्डेड डॉक्टर्स को भी हम जोड़ दें तो लगभग 400 की कमी है फिलहाल। तो इसी को देखते हुए माननीय मंत्रिमंडल ने सेवा विस्तार दिया है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए। अब उनका जो है 60 से 65 अभी उनका जो है रिटायरमेंट एज होगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए लागू है और उन्हीं के लिए होगा जो क्लिनिकल पोस्ट में है। गढ़ीश्यामपुर क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीण जिला पंचायत प्रतिनिधि रमन रांगड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे। बता दें कि कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग में चल रहे बिजली कनेक्शनों को आम कनेक्शनों से अलग किया जाए और प्लॉटिंग और कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रांसफार्मर अलग से लगवाने की बात रखी। साथ ही एसडीओ राजीव ने बताया कि लो वोल्टेज की समस्या को देखते हुए 10 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, वहीं 20 ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव भेजा गया है। 68 किलोमीटर लंबी पंचिंग केबल स्वीकृत हो चुकी है, जिस पर काम किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है और अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉटिंग हो रही है, जिसके कारण हर साल मतलब सैकड़ों के हिसाब से घर बढ़ रहे हैं, पर विद्युत विभाग द्वारा नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उसका खामियाजा हमारे ग्रामीण की जो आम जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। आज हमने एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है माननीय एसडीओ साहब को कि जो हमारी ग्राम सभा गढ़ी मैचा, खैरीकला, खैरीकुर्द आदि क्षेत्रों में जो लो वोल्टेज की समस्या है, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज तो लो आ रही है और जो विद्युत का बिल है आज की डेट में वो 4 गुना हो गया है। जिन लोगों का पहले 700-800 बिल आता था, आज 5000 6000 बिल आ रहा है। तो उसमें भी मैंने ये कहा कि ये जांच का विषय है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हैं उनसे जो रीडिंग है वो बहुत फास्ट चल रही है, जिससे ग्रामीण लोगों में बहुत आक्रोश है। इन मुद्दों के साथ साथ जैसे कि आज के अब वर्षा का सीजन आने वाला है तो कई जगह तारे झूल रहे हैं, कई खंभे विद्युत के जो पोल है गिरने के कगार में। तो मेरा उनसे लिखित में एक ज्ञापन दिया है कि इन विद्युत पोलों को सही किया जाए और जो तारे झूल रही हैं जहां दुर्घटनाओं का सबब बन सकता है उन तारों को टाइट किया जाए। खबर हल्द्वानी से, जहां शहर को अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल चुकी है। दरअसल बिजली विभाग ने शहर के कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बढ़ाया है, जिससे अब नैनीताल में बिजली सप्लाई सामान्य रूप से हो रही है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती से निजात मिल चुकी है। बिजली की जो विगत दिवस मई जून के महीने में समस्याएं थी, उनके निराकरण के लिए हमारे द्वारा जो 132 kV काठ गोदाम उप संस्थान है उसमें पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 10 से 12.5 MVA की गई है। टीपी नगर में भी 10 से 12.5 MVA कैपेसिटी इन्हेंसमेंट किया गया। कमलवा गंजा में एक 12.5 MVA का नया हमने ट्रांसफार्मर लगाया।
इसके अलावा सुभाष नगर में भी हमने 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया। इस प्रकार से हमारे जो यूपीसीएल के लाइन्स और ट्रांसफार्मर में जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग थी वहाँ हमने विगत 1 माह में अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर ली है और अब वर्तमान में यूपीसीएल की प्रणाली अतिभारित होने के कारण किसी प्रकार की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान नहीं है। अभी जो आंधी तूफान या बरसात का मौसम है उसमें जो स्थानीय व्यवधान आते हैं उनकी वजह से 1-8 घंटे का व्यवधान हो रहा है, उसको भी हमारी टीम मुस्तैदी के साथ ससमय दूर कर रही है और थोड़ा सा मौसम की कृपा की वजह से भी तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है, तो उससे जो दैनिक हमारी विद्युत की मांग थी वो भी उसमें भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। खबर देहरादून से, जहां अज्ञात डेड बॉडी मामले में एसएसपी फील्ड में उतरे। बता दें कि एसएसपी ने घटनास्थल और आसपास में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं सर्च ऑपरेशन में एसएसपी को कूड़े की ढेर में एक महिला के साथ 2 बच्चों की भी डेड बॉडी मिली, जिसे लेकर एसएसपी ने कहा कि अभी तक परिवार की गुमशुदगी नहीं पाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस की जांच में मामला पारिवारिक एंगल होने की संभावना नहीं है। सरकार भले ही स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन बीजेपी के विधायक ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि वह स्मार्ट सिटी के काम से नाखुश हैं और कई बार अपनी बात को प्रमुखता से रख चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम पर उठाए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देहरादून के लिए 2000 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम प्लान किया जा रहा है। इससे ये साफ हो गया है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए बिना प्लानिंग किए गए, एक बार फिर देहरादून की सड़कें इसकी वजह से खुदेंगी। देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर थोड़ा सा लोगों को भी अपना सोच स्पष्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरे शहर में नहीं था, 10.5 वार्डों में है। हाँ, कुछ पेन सिटी प्रोजेक्ट हमने लिए हैं, लेकिन उसमें पूरे शहर का ड्रेनेज नहीं है। कुछ चुनिंदा स्थान पर है जहाँ पर स्मार्ट सिटी को अपना काम करना था। हालांकि उनके काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और समय समय पर हम लोगों ने अपनी बात कही है, लेकिन देहरादून का अगर ड्रेनेज ठीक करना है तो उसके लिए भी हमारा अभियान चल रहा है। पूरे शहर में एक ड्रेनेज का हम लोग प्लान ला रहे हैं, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए का वो प्लान है। उस पर इस समय एक्सरसाइज चल रही है, उसकी जोनिंग हो गई है। जोनिंग वाइज उसका पूरा ड्रेनेज प्लान तैयार हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देहरादून का ड्रेनेज ठीक करने के लिए सरकार काम करने जा रही है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।